बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान भारत पथराही में। इस वीडियो में हम 10वीं वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ का विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे और इसी प्रकार कोशिश करेंगे कि पूरे पुस्तक में जितने पाठ है, कहानी गद्य पाठ में से भी और पद्य भाग में से भी, सभी का वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड करें ताकि जो भी 10वीं के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें कुछ सहायता मिलेगी। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज पहले पाठ का वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं। यदि इसमें कुछ कमी लग रही है, कहीं समझने में परेशानी होगी तो वो भी कमेंट में बतलाइएगा, और यदि अच्छे लगेंगे तो उसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सहायता मिल सके। तो पहला पाठ 10वीं वर्ग में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम ध्यान देंगे उसके लेखक पे। लेखक चूँकि यह भाषण का अंश है, फिर भी चूँकि पाठ में दी गई है तो उसको लेखक ही कहेंगे। तो इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का नाम हम सभी जानते ही होंगे। भारतीय संविधान निर्माण में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, इस कारण से भी वे काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। और इसके संबंध में जो है इस पाठ में दी गई है तो उसके बारे में समझेंगे। और चूँकि वर्तमान समय में बोर्ड एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इस कारण से भी महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं लेखक के बारे में भी उस पर ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता हो जाती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको पहले से ही मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो जिसके नीचे रेखांकित किया गया है तो उसको कुछ खास अंदाज में देखेंगे और उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र है, वहीं पर एक बहुत ही दलित परिवार में उसका जन्म हुआ था। और इसके बाद ध्यान रखेंगे उसी क्रम में जो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे न्यूयॉर्क और फिर लंदन अध्ययन करने के लिए गए थे, वहीं से उच्चतर शिक्षा वे प्राप्त किए थे। इसके बाद जो है उसके संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता, तो ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे, हर एक पंक्ति को पढ़ना है। और फिर भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं, जैसे कि 3 प्रेरक व्यक्तित्व तो उनके लिए रहे हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन तीनों के जीवन से उसे काफ़ी प्रेरणा मिली है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद चूँकि बतला ही दिया है कि संविधान निर्माण में उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है, इसीलिए उसे भारतीय संविधान का निर्माता कहकर भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और 1956 ईस्वी में दिसंबर महीने में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हुए, उनको ध्यान रखेंगे। आगे जो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक सब जो है, उस सारी पुस्तक को एक बार जो है, एक बार, 2 बार, कई बार जो जिससे लगे कि स्मृति में रह जाती है, ध्यान रह जाती है, उतने बार उसको पढ़ेंगे ताकि कहीं पर भी परीक्षा में या कहीं भी पूछी जाती है कि ये भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तक है या नहीं, तो उसके संबंध में जो है ध्यान रहेगी। इसके बाद ध्यान रखना है जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से जो है उसकी कृति का, उसके निबंधों का, भाषणों के अंश का प्रकाशन 21 खंड में किया गया है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ जो पढ़ने के लिए पाठ दिया गया है वह श्रम विभाजन जाति प्रथा, वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक उसका भाषण है। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी गई भाषण का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। चूँकि वह भाषण इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में दी गई थी, जिनका हिंदी अनुवाद ललित सिंह यादव के द्वारा किया गया। और जब ललित सिंह यादव के द्वारा जो हिंदी अनुवाद किया गया, उनका नाम रखा गया जाति भेद का उच्छेद। इस बात को स्पष्टीकरण के साथ ध्यान रखेंगे कि उनका लिखा दिया गया भाषण जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और का हिंदी रूपांतरण जो ललित सिंह यादव के द्वारा किया गया है वो जाति भेद का उच्छेद। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, यदि आप लोगों से परीक्षा में पूछी जाती है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हुए, तो ललित सिंह यादव नहीं कहेंगे, भीमराव अम्बेडकर ही कहेंगे, क्योंकि ये उसके
अनुवादक हुए, मूल कृति जो है वह भीमराव अम्बेडकर की मानी जाएगी। यह भाषण दिया गया था जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में, और वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के, यानी कि उस सम्मेलन का अध्यक्ष उसे नियुक्त किया गया था, और वह अध्यक्षीय भाषण में ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिया है वो दिए थे। तो इतनी बात को ध्यान रखेंगे। अब जो है पाठ पढ़ेंगे, निबंध पाठ है, उस निबंध के माध्यम से जाति प्रथा समाज के लिए कैसे हानिकारक है ये भीमराव अम्बेडकर जी बतलाए हैं, उस पर ध्यान देंगे। और कोई भी पाठ साहित्य की जो होती है, चाहे निबंध हो, चाहे भाषण का अंश हो, या कोई कहानी हो या कविता हो, तो उसको में लेखक की शैली को समझने की विशेष आवश्यकता होती है, और लेखक किस शब्द के माध्यम से किस रूप में वर्णन कर रहे हैं इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और एक एक शब्द का अर्थ जो है स्पष्टीकरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक बतलाते हैं, सबसे पहले शीर्षक को ध्यान दे देंगे कि शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का तात्पर्य हो गया जो समाज में कार्यों का बंटवारा, कि समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ वर्ग के लोग कुछ खास कार्य करें, अन्य लोग कुछ अन्य कार्य करें जिससे कार्य कुशलता प्राप्त हो, ये सभ्य समाज में मानी जाती है। और कुछ लोग जो है इसी को जाति प्रथा से जोड़कर बतलाते हैं कि जाति प्रथा में यही बातें होती है, तो जाति प्रथा में कोई दोष नहीं है। अब लेखक ये किस आधार पर इसका विखंडन करते हैं वो पाठ में समझेंगे। तो लेखक बतलाते हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब अभी के युग में, अभी का युग से तात्पर्य उस समय से लेंगे जिस समय में ये बातें कही गई है, तो फिर भी ये चूँकि 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी अभी चल रही है और 20वीं शताब्दी की बातें कही गई हैं, तो कह रहे हैं कि इस युग में, इस आधुनिक युग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं। यह विडंबना की बात है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो जाति प्रथा को मानते हैं कि नहीं समाज के लिए अच्छा है, इससे श्रम विभाजन होती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, वह कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। और समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यहाँ पर लेखक अपना विचार नहीं बल्कि समर्थकों का विचार कहा गया। जो जाति प्रथा को समर्थित करते हैं, समर्थन देते हैं, उनका मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वे लोग मानते हैं कि चूंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है। अब इस पर आपत्ति जता रहे हैं लेखक कि किस प्रकार ये गलत है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। कि जाति प्रथा में केवल श्रम का ही विभाजन नहीं किया जाता है, केवल कार्य का बंटवारा नहीं किया जाता है, बल्कि कार्य करने वालों का भी बंटवारा कर दिया जाता है। इसलिए खराब है कि जो लोग कार्य करते हैं उसको भी अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं, या और किसी को ऊंचा किसी को नीचा बतला देते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मानते हैं लेखक कि ठीक है, सब श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है, लेकिन सब श्रम विभाजन के साथ साथ जो है किसी भी सभ्य समाज में श्रमिकों की व्यवस्था जो अस्वाभाविक विभाजन जो है वो नहीं की जाती है। श्रमिकों को किसी को ऊंचा, किसी खास कार्य करने वाले को ऊंचा मान लिया गया, किसी खास कार्य करने वाले को नीचा मान लिया गया, ये नहीं होती है सभ्य समाज में। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिक वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। भारत के समाज में जाति प्रथा के तहत क्या है जो कार्य को बंटवारा तो किया ही गया, बल्कि किसी को ऊंचा मान लिया गया, किसी को नीचा मान लिया गया। अब ये तो किसी समाज में नहीं होती है। सभ्य समाज की यह पहचान हुई नहीं कि कोई खास कार्य करने वाले को हम कैसे नीचा कर सकते हैं, जबकि दूसरे कार्य करने वाले को हम ऊंचा कैसे मान सकते हैं। सभी कार्य जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं सब बराबर हुए, लेकिन जाति प्रथा में ऐसी बातें नहीं होती है। इसी कारण से जाति प्रथा की जो है कह रहे हैं कि जाति प्रथा समाज के लिए अच्छे नहीं है। आगे बतलाते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि हम ठीक है मान लेते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप है, लेकिन तब भी तो यह बात रह जाती है कि स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जो जैसी विभाजन होनी चाहिए वो उचित विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है।
क्योंकि इसमें मनुष्य की रुचि नहीं जानी जाती है। बिना मनुष्य की रुचि जाने जो है विभाजन कर दिया जाता है उसको विभिन्न वर्गों में कि इस वर्ग के लोग जो है ये कार्य करेंगे, भले ही उस वर्ग के लोग को उस कार्य करने में रुचि है या नहीं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए चाहे सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता को विकसित करें। उसको किसी खास कार्य थमा दे कि आपको ये काम करना है, ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता को विकसित करें। जिस कार्य करने की क्षमता उसमें विकसित होगी वे वह कार्य करेंगे, इससे समाज का भी विकास होगा और कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। लेकिन लेखक बतलाते हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण, इतना को पहले समझेंगे कि इस सिद्धांत के विपरीत, जैसे कि ऊपर कहा गया है कि कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए आवश्यक यह होती है कि हम व्यक्ति की क्षमता का विकसित करें। लेकिन इसके विपरीत जाति प्रथा में क्या होती है कि उसमें व्यक्ति की मनुष्य की प्रशिक्षण और निजी क्षमता का विचार किए बिना जो है अलग दृष्टिकोण से, अब अलग दृष्टिकोण हो जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, जो माता पिता की जैसे सामाजिक स्तर होती है कि वो जिस जाति से आते हैं तो उसी जाति के अनुसार उसको कार्य दे दिया जाता है। जैसे कि स्पष्ट कह दिया गया है कि पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दी जाती है। व्यक्ति का भी जन्म भी नहीं हुआ है, बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पेशा निर्धारित कर दी गई है। यदि जन्म होगा तो उसे वही कार्य करना पड़ेगा जो उसके माता पिता करते हैं। कैसे कार्य कुशलता हो सकती है? स्पष्ट है कि जाति प्रथा जो है कार्य कुशलता के दृष्टिकोण से, श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से भी गलत है। आगे है, जो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है कि अब जैसे एक बार मनुष्य जो कार्य करना शुरू किया अब जीवन भर उसको वही कार्य करना है, क्योंकि वह उस जाति का कार्य है। दूसरे जाति का कार्य तो वह कर नहीं सकते जाति प्रथा के तहत। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए, अब नहीं उस कार्य में वह कार्य, यदि कोई जाति के लोग, किसी जाति के लोग एक कार्य करते हैं, अब उस जाति का वह कार्य नहीं चल रहा है तो अब दूसरे कार्य करने की उसको अनुमति दी नहीं जाएगी। परिणाम होगा कि उसको भूखे मरना पड़ेगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे अभी उद्योगों का युग होता है, उस उद्योग के युग में जो है परिवर्तन होते हैं, तकनीकी में परिवर्तित होती है, तो जो कार्य पहले मनुष्य हाथ से करते थे और किसी खास जाति का कार्य माना जाता था वह कार्य अब मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। अब आवश्यकता ये होती है कि उस व्यक्ति को कोई दूसरा कार्य करना पड़ेगा, और यदि जाति प्रथा के तहत जो उसको वही कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो भूखे मरेंगे। वही स्पष्ट कर देते हैं कि परिवर्तन होते हैं जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में भी तकनीकी विकास के कारण से उसको वह कार्य नहीं किया होता है, उस कार्य के अनुसार उसको पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है, वह कार्य सस्ते में जो है मशीनों से हो जाते हैं। अब उस व्यक्ति के लिए भूखे रहने के अलावा और क्या चारा है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले वह उसमें पारंगत हो। अब मनुष्य की जो कोई भी व्यक्ति दूसरे कार्य में पारंगत भी है फिर भी उसको वह कार्य करने की अनुमति जाति प्रथा के तहत नहीं दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जाति प्रथा में जो जाति का जो कार्य है वही कार्य करेगा, दूसरे कार्य में पारंगत होने पर भी उसको नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। स्पष्ट है कि यदि हम पेशा बदलने की अनुमति नहीं देते हैं तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है कि जाति प्रथा जो बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। आगे उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आती होगी। तो यदि सारी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमें लगेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक रहा है। आगे समझेंगे। जो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अब इतने जो उसके समर्थक लोग बतला रहे थे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा एक दूसरे से जुड़े हुए है और अच्छी है, तो यहाँ लेखक स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं, गलत है। श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा गलत है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य की स्वेच्छा पर यह निर्भर नहीं है। मनुष्य की क्या इच्छा है इस बात का इसमें ध्यान ही नहीं रखा जाता है।
मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता कि व्यक्तिगत रुचि क्या है, उसकी भावना क्या है। जो कार्य उस जाति का दिया जाता है क्या उसमें करने वालों की रुचि है? नहीं है तो कैसे केवल जाति होने के कारण उसको वही कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। और इस आधार पर हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या यह है कि लोग कार्य तो करते हैं, रोजगार में तो हैं, लेकिन उसे कार्य करने में मन नहीं लगता है क्योंकि उसमें रुचि नहीं है उसकी, और जाति प्रथा के तहत उसको दूसरे कार्य करने की अनुमति दी नहीं जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय की। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति किसी प्रकार काम चलाओ कार्य करेंगे, और ये जो हम मानते थे कि श्रम विभाजन से कार्यकुशलता बढ़ेगी, वो किसी भी हालत में नहीं बढ़ पाएगी। इससे कार्यकुशलता आ ही नहीं पाएगी क्योंकि काम करने वालों का मन नहीं लगेगा काम करने में। स्पष्ट कर देते हैं आगे लेखक कि ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? स्वाभाविक है, स्पष्ट हो गई ये बातें। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। और स्पष्ट कर देते हैं यहाँ लेखक कि यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो जाति प्रथा हानिकारक ही है। सामाजिक आधार पर तो यह हानिकारक है ही, क्योंकि वो उच्च समाज में उच्च नीचता को बढ़ावा देती है, और यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। क्यों? तो क्योंकि वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि वो आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि इसमें व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रेरणा रुचि है उसको तो दबा दिया जाता है, उसको अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर, जो जाति प्रथा का नियम है मनुष्य के लिए स्वाभाविक है नहीं, बहुत ही अस्वाभाविक है, उसमें जकड़ दिया जाता है, व्यक्ति की क्षमता को निष्क्रिय बना दिया जाता है। कैसे कार्यकुशलता होगी? कैसे वो आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के लिए लाभकारी हो सकता है? अब इतने में लेखक ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बतलाए हैं, तो इस आधार पर प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है कि यदि जाति प्रथा हानिकारक है तो फिर एक सक्षम श्रमिक समाज जो है, एक कुशल श्रमिक समाज क्या हो सकता है? इस विषय पर जो है आगे जो लेखक दृष्टिकोण दे रहे हैं, कह रहे हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब बतलाते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण से जाति प्रथा हानिकारक है समाज के लिए, तो होना क्या चाहिए? रचनात्मक दृष्टिकोण को अब लेते हैं। कह रहे मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? स्वाभाविक रूप से प्रश्न आ सकती है कि यदि जाति प्रथा हानिकारक है तो फिर आदर्श समाज किसको हम मानेंगे? क्या होगी आदर्श समाज? किस प्रकार के समाज को हम आदर्श समाज माने? अब इसका जवाब दे रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जो हमारे दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से जो आदर्श समाज उसको मानेंगे जिस समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व होगी। सभी लोग समान माने जाएंगे, सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, और सभी में किसी में उच्च नीचता की भावना नहीं बल्कि भ्रातृत्व की भावना होगी, उसको हम आदर्श समाज कहेंगे। स्पष्टीकरण करते हैं इन सिद्धांतों का अब आगे, जो क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृत्व अथवा भाईचारे से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहे, कोई किसी को ऊंचा नीचा माने, तो इसमें आपत्ति किसको हो सकती है? हाँ, आपत्ति होगी उनको जो अभी से जो है अपने आप को ऊंचा मानते जा रहे हैं, उनको लगेगा कि हम निम्न वर्गों के बराबरी में आ गए। लेकिन ऐसी दृष्टिकोण से नहीं सोचनी चाहिए। यदि हम सभी को एक समान है तो इसमें उच्च नीचता की भावना आ ही नहीं सकती है। करे किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। अब समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी ही चाहिए कि समाज में कोई भी घटना होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव जो होता है वो सभी समाज के सभी वर्गों को मिले। ये नहीं कि समाज का एक वर्ग जो है पिछड़ा रह जाए और एक वर्ग जो है समाज के सभी हितों पर अपना कब्जा जमाए रखे, वो नहीं होनी चाहिए। जितने भी परिवर्तित होती है समाज में गतिशीलता हो कि हर एक परिवर्तन जो है समाज के निचले छोर तक भी सभी वर्गों तक पहुंच सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और इसमें स्वाभाविक है कि सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जितने भी उचित कार्य जो होते हैं, जितने सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, उसमें सभी की भागीदारी हो। यानी कि ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए
और सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सभी को लगना चाहिए कि वह समाज का अभिन्न अंग है। ये नहीं मानना चाहिए कि हम समाज के निम्न वर्ग से आते हैं। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए कि सामाजिक जीवन में जितने भी समाज के विभिन्न वर्ग है उसमें चाहे जिस किसी माध्यम से समाज में जागरूकता आती है तो उसका साधन, अवसर, आगे बढ़ने के अवसर हर एक वर्गों को होने चाहिए और हर एक वर्ग को साधन जो है आगे बढ़ने के मिलने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है कि जिस प्रकार दूध पानी घुले मिले होते हैं उसी प्रकार समाज में सभी वर्गों के लोग घुले मिले रहे और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। स्पष्ट कर देते लेखक कि लोकतंत्र केवल जो है वोट देने की प्रणाली, वोट दिए सरकार बना, इसी को नहीं कहेंगे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लोग घुल मिल कर रहेंगे, स्वतंत्रता रहेगी, समानता रहेगी, उसका नाम हम लोकतंत्र देंगे, उसको हम लोकतंत्र कहा जा सकेगा। स्पष्ट कर देते हैं लेखक, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। केवल हम शासन की पद्धति को हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे, शासन चलाने की एक तरीका मात्र लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। समाज की एक रीति है, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की जो एक तरीका है उस चीज़ का नाम लोकतंत्र है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का अनुभव जो आदान प्रदान होता है, कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं और हर एक जो है अपना विचार दूसरों के साथ संप्रेषित करते हैं, उस चीज़ का नाम लोकतंत्र है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सभी वर्ग के लोग किसी को न तो नीचा माने न तो किसी को ऊंचा माने, बल्कि अपने साथियों, अपने सहयोगी, पड़ोसियों, अन्य वर्ग के लोगों सभी को जो है श्रद्धा की भावना से देखें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। इसमें न तो किसी को ऊंचा मानने की आवश्यकता है न किसी को नीचा मानने की आवश्यकता है। तो इस पाठ में लेखक सभी आधार से जाति प्रथा को एक समाज के लिए हानिकारक प्रथा सिद्ध करते हैं और बतलाते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना पर आश्रित होनी चाहिए, तभी यह वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र भी सफल माना जा सकेगा। तो इस प्रकार इस पाठ का विश्लेषण जो किया गया उसमें आशा है कि सभी को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो फिर इसी प्रकार से जो है आगे से जो है अगले पाठ सब का भी जितने पाठ इस पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है उसमें से हर एक का जो है विश्लेषण करके जो है हर एक पाठ को समझाने का प्रयास आगे अगले वीडियो में करेंगे।